स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले एनएमआर की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस देन स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है जिसमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इसमें न्यूक्लियस का उपयोग करते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर की परिभाषा, एनएमआर की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के ब्रांच है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा जिसमें हम नाभिक या फिर न्यूक्लियस, नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब नाभिक, जिस हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हम नाभिक को सबसे पहले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर रखकर उस पर हम निश्चित आवृत्ति की रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स डालते हैं। रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। सेकेंड ईयर में विद्युत चुंबकीय विकिरणें कौन कौन सी होती हैं ये पढ़ा था यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में। तो उसमें यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी और दृश्य विकिरणों के बारे में पढ़ चुके हैं और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों के बारे में, अवरक्त वेव्स या अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम रेडियो वेव्स डालेंगे। नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उस पर रेडियो निश्चित आवृत्ति की रेडियो तरंगे आपतित करवाएंगे, रेडियो तरंगे डालेंगे। इन रेडियो की तरंगों के डालने से ये जो नाभिक है इसमें अनुनाद होने लगेगा, रेजोनेंस, इसमें अनुनाद होने लगेगा। और इस अनुनाद के फलस्वरूप, इस अनुनाद के होने के कारण ही, इस अनुनाद के होने से ही स्पेक्ट्रम बनेंगे। जैसे जैसे नाभिक अनुनाद करेगा, अनुनाद चेंज होगा, अनुनाद के होने से स्पेक्ट्रम बनते जाएंगे और इस स्पेक्ट्रम का हम विश्लेषण करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर की फुल फॉर्म थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा है जिसमें, इसमें भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादातर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें
हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस का यूज़ करते हैं। अब क्या करेंगे, हम न्यूक्लियस पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो जो नाभिक होगा वो नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। जब हम इस पर रेडियो तरंगें डालेंगे तो रेडियो तरंगें डालने से इस नाभिक पर क्या होगा, नाभिक को ऊर्जा मिलेगी। जैसे इस नाभिक को ऊर्जा मिलेगी, ये कोशिश करेगा, एनर्जी मिल रही है, अपने जैसा विन्यास है वायु चुंबकीय क्षेत्र में पहले विन्यासित हो गया था, अब इसके विरुद्ध विन्यास करने की कोशिश करेगा। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि रेडियो तरंगे से वो ऊर्जा अवशोषित कर चुका है। इस तरह से कभी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कभी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस तरह से नाभिक का विन्यास बदलना ही अनुनाद होता है। और इस अनुनाद के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं और इस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब ये कैसे होता है, केवल हम एक समरी टाइप में पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है वो पढ़ेंगे, फिर चैप्टर से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। तो इस बेसिस पे अगर हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा जाननी हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा इसमें जो कार्य होते हैं उसके आधार पर ही दी जाती है। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा जिसमें नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और फिर उस पर निश्चित आवृत्ति की रेडियो तरंगें डाली जाती हैं। इन रेडियो तरंगों के डालने से जो नाभिक होता है उसमें अनुनाद होने लगता है और उस नाभिक में अनुनाद के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं और इन स्पेक्ट्रमों का विश्लेषण करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब ये दो प्रकार की होती है, फर्स्ट CMR एंड नेक्स्ट सेकंड PMR। CMR की फुल फॉर्म है कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस, जबकि PMR की फुल फॉर्म है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। CMR और PMR दोनों ही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार हैं, जिसमें अंतर केवल C एंड P में है। C का मतलब कार्बन है और P का मतलब प्रोटॉन है। हमें इसमें कार्बन का नाभिक लेना है, उसमें हाइड्रोजन का नाभिक जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। तो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट का CMR की डेफिनेशन में क्या होगा, सेम जैसे हमने पहले किया था उसी की तरह हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि हमें नाभिक क्लैरिफाई है कि हमें नाभिक कौन सा लेना है। हमें इसमें किसका नाभिक लेना है, कार्बन का नाभिक। तो हमें क्या करना है, कार्बन के नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और उस पर निश्चित आवृत्ति की रेडियो वेव्स डालनी है। निश्चित आवृत्ति की रेडियो तरंगें डालने से ये जो कार्बन का नाभिक है उसमें अनुनाद होने लगेगा और उस अनुनाद के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। इन स्पेक्ट्रमों का विश्लेषण करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसमें जो कार्बन का नाभिक है, कार्बन 612, एक बात याद रखनी है कि जो कार्बन 612 का इसका एक समस्थानिक होता है कार्बन 613। इसमें जो कार्बन 12 होता है ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करता है। ये NMR इनएक्टिव होता है, NMR निष्क्रिय होता है, NMR के प्रति कोई संकेत नहीं देता है। जबकि इसमें
कार्बन 13 NMR सक्रिय होता है। इसलिए हमें कार्बन का नाभिक कहते समय इस परिभाषा में कार्बन 13 का नाभिक कहना ज़रूरी है। तो कार्बन 13 के नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, रेडियो वेव्स डालेंगे, अनुनाद होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, विश्लेषण करेंगे, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी कार्बन 12 इनएक्टिव क्यों होता है, इसका रीज़न आगे पता लगेगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो NMR इनएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं NMR एक्टिव होते हैं। ये NMR इनएक्टिव क्यों होते हैं, NMR एक्टिव क्यों होते हैं, ये रीज़न बाद में इसके चैप्टर में आगे पता लगेगा। अब नेक्स्ट PMR की बात करें। PMR, तो PMR में क्या होगा, हमें PMR में हाइड्रोजन का नाभिक लेना है, हाइड्रोजन का नाभिक। अब हाइड्रोजन के नाभिक से हमने PMR कैसे नाम रख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। तो इस बेसिस पे या तो हम कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन के नाभिक को या फिर प्रोटॉन को, हाइड्रोजन के नाभिक या प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, बाह्य चुंबकीय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। इसके बाद इस पर रेडियो वेव्स डालनी है और इन रेडियो वेव्स के डालने से अनुनाद होगा। इस रेडियो अनुनाद होगा और इस अनुनाद का विश्लेषण, इस अनुनाद से स्पेक्ट्रम बनने लग जाएंगे और इन स्पेक्ट्रमों का विश्लेषण करके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो सिलेबस है थर्ड ईयर के सिलेबस में इस PMR के बेसिस पर आगे चैप्टर को क्लैरिफाई किया गया है। एक हाइड्रोजन के नाभिक या फिर एक प्रोटॉन को लेकर इस चैप्टर के बारे में आगे बताया गया है। यहाँ पे चैप्टर में जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी परिभाषा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार PMR और CMR, PMR CMR की दोनों की परिभाषा, ये तीनों चीज़ क्लैरिफाई हो गई। इसके बाद हम पहले इसकी समरी में पढ़ते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से स्टेप, जैसे कि हमने नाभिक को चुंबकीय क्षेत्र पे लगाया, रेडियो तरंगें डाली, जैसे अनुनाद, ये प्रोसेस में होता क्या है। देखो, जैसे इसमें अगर हम एक नाभिक की बात कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ P+N है नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक चक्रण गति और एक कक्षीय गति। चक्रण मतलब अब एक ही अक्ष पर लगातार घूमता रहेगा, इस तरह से चक्रण करेगा। कक्षीय मतलब नाभिक के चारों तरफ घूमेगा। ये नाभिक के चारों तरफ ये कक्षीय गति कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन हो गया, ये चक्रण स्पिन। इसी के बेसिस पर पॉली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्रण और कक्षीय गति करता है, उसी प्रकार नाभिक में भी बात करें तो प्रोटॉन, ठीक है, नाभिक या प्रोटॉन अपने अक्ष पर घूमता है, अर्थात क्या करता है, चक्रण गति करता है, चक्रण गति करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और जब कोई चार्ज गति करता है, मोशन करता है, तो चार्ज के गति करने पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कोई चार्ज गति करता है, मोशन करता है, तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति करने पर, इलेक्ट्रॉन चाहे चक्रण या कक्षीय किसी भी अगर गति करता है तो उस कंडीशन में उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पॉली नामक वैज्ञानिक ने बताया जिस तरह इलेक्ट्रॉन गति करता है उसी प्रकार से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं
प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अर्थात नाभिक, इसमें भी हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन नाभिक, बात नाभिक से मतलब है बार बार प्रोटॉन। उसी प्रकार नाभिक भी चक्रण गति करता है। अगर नाभिक चक्रण गति कर रहा है इसका मतलब उसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि नाभिक से मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये भी क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हमने प्रोटॉन लिया, नाभिक लिया, P+N लिखा, हमने एक अक्ष माना, इसी तरह हम दूसरा प्रोटॉन ले रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम इसे इस अक्ष के सापेक्ष ये इस दिशा में गति कर रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष ये इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों चक्रण गति कर रहे हैं, तो ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से ये दो प्रकार की दो तरफ चक्रण कर सकता है, एक तो हो सकता है +12, इसको +12, ये होगा -12। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट दोबारा से हमने एक नाभिक बनाया P+N। अब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्रोसेस क्या यूज़ करते हैं वो देख रहे हैं। हमने माना कि ये चक्रण गति कर रहा है, अपने अक्ष पर चक्रण कर रहा है, ठीक है। हमने तो इसमें दो तरह के पोल्स आ गए, नॉर्थ और साउथ, ये मान लिया, ठीक है। अभी एक चुंबक के समान व्यवहार करता है, एक N और एक S हमने इमेजिन कर लिया, एक N बन गया, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नाभिक ले लिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हमें इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने का मतलब है हमें नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स लगाने हैं, ठीक है। ये सब इमेजिनेशन बेस पे है, जिससे क्लियर हो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जा रहा है। तो इसमें N और एक तरफ S लगाया। अब क्या होगा, जैसे ही हमने N S लगाया तो ये N N एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्सन होगा क्योंकि सेम पोल्स हो गए, और ये S S ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट ये N S एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये N S एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, इसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये जो नाभिक है वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ये N इधर पहुंचेगा, मैं ये N इधर बना दिया, और ये S P+, ठीक है। जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो गया, की दिशा में व्यवस्थित हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पर रेडियो वेव्स डालेंगे। जैसे हमने इस पर रेडियो वेव्स डाली, ये रेडियो वेव्स नाभिक के अकॉर्डिंग डाली जाती है। नाभिक की कितनी आवृत्ति की रेडियो वेव्स डालें जिससे ये अपना विन्यास चेंज कर सके, मतलब इनको इतनी अधिक ऊर्जा मिल सके कि ये अपना जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, ये नाभिक एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो गए, इस तरह से हो गया। N S के पास जाके पहुंच गया। इस कंडीशन में अगर हम इसका एनर्जी लेवल देखें तो एनर्जी लेवल इसका बिल्कुल लो होगा, बिल्कुल लो। एनर्जी लेवल क्या है, लो, क्योंकि इसमें इस कंडीशन में ना कोई ऊर्जा देनी पड़ी, ना नाभिक के द्वारा कोशिश की गई, बस हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाकर व्यवस्थित हो गया। तो इस कंडीशन में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो ये मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये लो एनर्जी लेवल में।
अब ये जैसे वायु चुंबकीय क्षेत्र में लगाया है, वायु चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये कौन से एनर्जी लेवल में आ गया, लो एनर्जी लेवल में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखें, हमने जैसे ही रेडियो वेव्स डाली, यहाँ से हमने रेडियो वेव्स डाल दी, इस पर जैसी रेडियो वेव्स डाली तो रेडियो वेव्स डालने का मतलब है हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी दी। जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे, इसके पास एनर्जी आते ही ऊर्जा ज़्यादा होती है, कोशिश करेगा जैसा मेरा विन्यास है अपोजिट जाने का, क्योंकि जैसे ही अगर ये अपना विन्यास बदल के अब ये एन एस या एन एस बिल्कुल अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटिस्फाई सिचुएशन में है, लेकिन जैसे रेडियो तरंगे डालेंगे तो ऊर्जा आएगी, तो जैसी एनर्जी आती है तो कुछ ताकतवर काम करने का, ताकतवर ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करूं, तो क्या होगा, ये P प्लस एन, ये एन, ये एस, तो अब ये इस तरफ एन इधर आ गया। ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, ये कब पॉसिबल है, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रतिकर्षण लगने पर प्रतिकर्षण ये दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ऊर्जा लगा के ज़बरदस्ती एन को इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है ये कंडीशन होगी एनर्जी, इसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, हाई। ये एनर्जी लेवल किस में पहुंच गया, रेडियो वेव्स डाल के ये अपनी बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपना विन्यास, अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपने आप को अपनी बिहेवियर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करेगा, क्या होगा, ये हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। इस तरह से नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होगा, लो एनर्जी लेवल में जाएगा। जैसे ही रेडियो वेव्स डालेंगे, रेडियो वेव्स डालते ही ये अपनी बिहेवियर के अगेंस्ट अपोजिट विन्यास बदलेगा। जैसे ही विन्यास बदलेगा ये एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। इस तरह से नाभिक का एनर्जी लेवल लो से एनर्जी लेवल हाई, लो हाई, बार बार इस तरह से अपना एनर्जी लेवल बदलना या फिर विन्यास बदलना ही अनुनाद कहलाता है। मतलब क्या हो गया, अनुनाद हो गया। रेजोनेंस हो गया। ये अनुनाद, जैसे ये अनुनाद होगा, ये अनुनाद रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। जैसे ही रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग अनुनाद होगा। इस अनुनाद के होने से बार बार चेन से स्पेक्ट्रम मिलेंगे और इन्हीं स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हम पता लगाएंगे कि कौन सा नाभिक है, कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद है पीएमआर सिद्धांत, जिससे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पीएमआर सिद्धांत, पहले हम पीएमआर पढ़ चुके हैं, पीएमआर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या थी पीएमआर? जब हम हाइड्रोजन के नाभिक या फिर प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर प्रोटॉन को किस में रखना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। रेडियो वेव्स डालनी है। रेडियो वेव्स डालेंगे तो उसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने से स्पेक्ट्रम मिलेंगे और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़कर हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन पीएमआर सिद्धांत में पी मतलब प्रोटॉन को लेंगे। प्रोटॉन चक्रण स्पिन कर रहा होगा, स्पिन करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड अपने आप सेल्फ जनरेट होगा। जैसे ही जनरेट होगा, जिससे हमने ये इमेजिन कर लिया जैसे ये प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है और नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो गए। फिर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया।
फिर हमने रेडियो वेव्स डाली तो उसके अगेंस्ट हो गया एनर्जी लेवल लो, एनर्जी लेवल हाई, एनर्जी लेवल लो, हाई, बार बार ये क्या होता है, रेजोनेंस होता है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का की समरी या इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पीएमआर सिद्धांत, पीएमआर प्रिंसिपल को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।